स्वागत है। वैसे सूरत में है तो गुजराती बोलना चाहिए, लेकिन हमारे जो मेहमान हैं वो गुजराती नहीं समझ सकते, इसलिए मैं मेरी बात को हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा, प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मैडम रंजीत क्लर्क जी, डायरेक्टर फूड सेफ्टी, पैसेज ग्रुप टैग, आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हार्दिक स्वागत है। आप है नताशा मिहानी जी, फूड सेफ्टी स्पेशलिस्ट, डाइजेशन ग्रुप, ग्लोबल कंसल्टिंग लीडर्स। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट अशोक भाई जीरावाला, माधव खजांची, नीतीश भाई मोदी, सीईओ परेश भाई भट्ट, और हमारे सभी सूरत के उद्योगपतियों का चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैडम, पहले मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको दे दूंगा। 13,500 सदस्य, 150 से ज्यादा एसोसिएशन, भरूच से उमरगाम तक हमारी पहुंच। हमारे पास जो लैंड यहाँ पर है, जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, वो है 1,10,000 स्क्वायर मीटर जगह, जो राज्य सरकार ने हमें लीज पर दी है। हमारा जो पिलरलेस एयर कंडीशन डोम है वो अपने आप में एक बहुत अद्भुत स्थापत्य है, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि पूरे भारत में इतना बड़ा 1,16,000 स्क्वायर फीट का पिलरलेस एयर कंडीशन डोम एग्जीबिशन के लिए आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। तो ये हमारी पूरी विरासत है। ये जो पूरा बिल्डिंग है, 7 फ्लोर बिल्डिंग, इसमें 2 फ्लोर हमारे चेंबर के पास है। 7,200 कारपेट एरिया एंड 7,200 कारपेट एरिया मीन्स 14,400 स्क्वायर फीट पिलरलेस अब कारपेट एरिया जगह हमारे पास है। हमारा सूरत जो पुराना सिटी है उसमें हमारी 4 मंजिली इमारत है। वहां पर हम लोग SGCCI एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर चलाते हैं, और सबसे ज्यादा टेक्सटाइल के कोर्सेज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्लासेस, इसके अलावा सॉफ्ट स्किल के क्लासेस वगैरह हम लोग वहां पर चलाते हैं। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स 1940 में शुरू हुई थी, और आज 2025 यानी कि 85th ईयर इज गोइंग ऑन। 21 अक्टूबर को 26 में हम लोग मतलब अगले ईयर में 86 में जाएंगे। एंड आई एम द 79th प्रेसिडेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन SGCCI। मैं और एक बात, 5 बात बताना चाहूंगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में। एक सबसे पहली एक्टिविटी जो हम करते हैं वो हमारा साउथ गुजरात का कोई भी उद्योगपति कोई भी डेवलपमेंट से वंचित न रह जाए, इसके लिए हम लोग 300 से ज्यादा प्रोग्राम पूरे साल में करते हैं। जो वर्कशॉप होता है, इस प्रकार के अवेयरनेस सेशन होती है, कॉन्क्लेव, अवार्ड फंक्शंस वगैरह करते हैं। हमारा जो दूसरा काम है वो है रिप्रेजेंटेशन टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पूरी सूरत की जितनी भी गवर्नमेंट है, स्थानिक सरकार यानी कि सूरत महानगर पालिका, सूरत कलेक्टरेट, सूरत पुलिस, यूनिवर्सिटीज, वो हमारा सुनती है। और हम लोग वी आर ऑलवेज द ब्रिज बिटवीन एसोसिएशन और अ पर्सन, इंडिविजुअल, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द गवर्नमेंट। दैट इज आवर मेन जॉब। The third thing which we are doing is a corporate social responsibility, because हम लोग भी समाज से ही आए हैं, तो हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व नेचुरली बढ़ता है। दोस्तों, आपको बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि टेक्सटाइल और डायमंड उद्योग के जितने भी कर्मचारी, कारीगर लोग हैं, करीबन 35,000 कर्मचारी टीबी से ग्रसित है। तो उन टीबी से जो पीड़ित है उनका ध्यान हम रखना चाहते हैं, और इसीलिए हम लोग उनको दत्तक लाने की कोशिश की है। और नेक्स्ट 2 महीने में हम करीबन 7,000 कारीगरों को दत्तक लेंगे। इसके पीछे शायद हमें जितना भी खर्च करना पड़े, 3.5 करोड़ का खर्च हम उस पर करेंगे। वो हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा जो 4th काम है वो है एग्जीबिशन। मैडम, हम लोग 15-20 एग्जीबिशन पूरे साल में करते हैं। ये हमारी एक USP हो गई है। हमारा जो डोम है वो अपने आप में, मैंने बोला, एक बहुत बड़ी घटना है। तो टेक्सटाइल के करीबन 5 एग्जीबिशन हर साल करते हैं, बिकॉज टेक्सटाइल हब है पूरा सूरत। अभी ये महीने में एक विवरित करके एग्जीबिशन है, दैट इज वीविंग एंड नीटिंग टुगेदर। देन कम्स यार्न, देन कम्स सिटेक्स, मशीनरी का 2 एग्जीबिशन हम लोग करते हैं। उसमें एक एग्जीबिशन में पूरे इंडिया की मशीनरी होती है, और एक में पूरे एक्सपोर्ट जो मशीनरी आती है वो होती है। एक सीटवे करके जो एम्ब्रॉयडरी मशीन का हमारा एग्जीबिशन होता है। ऐसे 5 एग्जीबिशन टेक्सटाइल के, स्टार्टअप का एक एग्जीबिशन, हेल्थ, फूड, देन कम्स द ग्लोबल एक्सपो जो परेश भाई हैंडल कर रहे हैं, उनके बारे में वही आपको बताएंगे और दर्शकों को भी बताएंगे, हमारे दोस्तों को। तो ये हमारी एक USP एग्जीबिशन, सीधा मैन्युफैक्चरर को मार्केट दे देना, कोई भी बीच में नहीं आता है और आपको बड़ा मार्केट मिल जाता है। हर एग्जीबिशन के बाद मशीन की अगर मैं बात करूं तो 5-5, 6-6 महीने का बुकिंग मिल जाता है, 500-600 करोड़ का व्यापार भी मिल जाता है। ये हमारी विशेषता है। और लास्ट जो हम लोग करते हैं वो है ग्लोबल कनेक्ट। हम चाहते हैं कि हमारे देश में उन देशों के लिए जो अपॉर्चुनिटी है और
उन देशों में हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटी है उनको उजागर करने के लिए हम 85 कंट्रीज से ज्यादा कंट्रियों के साथ कनेक्टेड है। इस साल में हमने सिर्फ 10 कंट्री को फोकस किया है कि इस 10 कंट्री के साथ ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट किस तरह से किया जाए, उनकी जरूरत को हम कैसे पूरा कर सके और हमारे उद्योगपतियों को कितनी अपॉर्चुनिटी मिले, ये हमारा पूरा कंसंट्रेशन है। तो इतनी जो बड़ी बात करके मैं मेरी बात को खत्म करता हूँ। सर आप दोस्तों ये जो फूड आज का जो सब्जेक्ट है वो इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि तो फिर ये लोग क्या बोलेंगे अगर मैं ही बताऊंगा तो ये सुनने के लिए हम इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। आप सभी का तहे दिल से चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से हार्दिक स्वागत है। आप सब ने यहाँ पर उपस्थित है। चैम्बर के सदस्य कितने लोग हैं यहाँ पे? इसका मतलब बहुत लोग चैम्बर से नहीं जुड़े हुए। आपको मैं विनती करता हूँ कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको सिर्फ 18,880 जीएसटी के साथ पूरे जिंदगी की मेंबरशिप देता है, और इतनी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है जिसकी कोई आप कल्पना नहीं कर सकते हो। 1989 से लेकर 2025 36 साल से मैं चैम्बर में काम करता हूँ। आज हम जो भी कुछ है वो चैम्बर की वजह से। इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती है बिजनेस करने के लिए कि आपको कोई कल्पना नहीं होती। लेकिन क्या है कि आप लोग आगे नहीं आते, किसी को पता नहीं होता है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है। अगर इतनी विरासत कोई एक चैम्बर के पास है, अगर ये विरासत में आप जुड़ेंगे तो आपको ही ज्यादा फायदा होगा, न कि हमें। तो इन शब्दों के साथ फिर से एक बार आप सबका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। Thank you, Mr. President, for your warm welcome speech. Majority of the things as far as this meeting is concerned, you have covered. But rather than that, before we go and officially proceed towards the agenda, I request guest office bearers to please elicit our today's guest. Thank you. मैडम ये साड़ी का बुक है। मेन होते हैं ना तो उनको तो प्रूफ लेने के लिए बड़ी सुविधा रह जाती है। मैं सूरत जाके आया हूँ। Thank you very much. Now I request our treasurer, Sri Nitish Modi, to say something why this compliance is very much required. अगर कोई भी बंदा है जिसको फूड और इसमें अगर काम करता है और उसको क्या क्या कंप्लायंसेस की आवश्यकता होती है, खास करके जब वो ऐसा प्लान करता है कि उनकी प्रोडक्ट फॉरेन कंट्रीज में अगर देना है, और खास करके जो आज हमारे साथ गेस्ट है रंजीत, तो she is having a very proficiency towards compliance management in food, और खास करके वो यूएस, कनाडा और यूरोपियन यूनियन जो सबसे स्ट्रेंथन मार्केट है फूड प्रोडक्ट को एंट्री होने में, तो उसके बाबत में आज हमें गाइड करेंगे। बट बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट श्री नितिश मोदी टू एक्सप्लेन फ्यू ऑफ द थिंग्स अबाउट दिस प्रोग्राम टुडे एंड इंट्रोडक्शन अबाउट रंजीत मैडम। नितिश भाई, परेश भाई एंड गेस्ट, वी आर हैविंग वन मोर मीटिंग। आवर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम Mehsana, Mr. Haribhai Patel is already with me in my office, so I'll take the lead and please continue with this. Thank you, Mr. President, for joining us. Thank you very much, dignitaries of the dais and all the friends, participants in this very important seminar. ये जो हमारा सेमिनार रखा गया है to understand the US, Canada and European Union food regulations. मैं ये बताना चाहूँगा कि मैडम, our Chamber of Commerce in South Gujarat region, and our South Gujarat starts from Vapi to Tapi, that is up to Bharuch, Dahej, and there this side Vapi, Umargaon, and this whole belt is the green belt of the Gujarat state. Means food and vegetables are here in Gujarat.
तो हमारे यहाँ जो मेनली जो प्रोडक्ट्स होती है, अपार्ट फ्रॉम टेक्सटाइल एंड डायमंड्स, फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स आर देयर। तो ये बहुत जरूरी है, ये मीटिंग ये करने का पर्पज ये है कि पहले हम ये अंडरस्टैंड कर ले, ये समझ ले कि हमको एक्सपोर्ट करना है फूड प्रोडक्ट को। तो जो विदेश में भेजना है, मान लो यूएस में भेजना है, कनाडा भेजना है, तो इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या नॉर्म्स है, वो नॉर्म्स या रूल रेगुलेशंस जो कायदा है वो समझ लेंगे तो यहाँ से बिजनेस करने में बहुत सारी आसानी और सुविधा रहेगी। अगर हम अपना बिजनेस एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो सिंपली हम हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जो फूड प्रोडक्ट्स है, वो पैदा करने से वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट होने वाला नहीं है। अगर ऐसा ही हो जाएगा तो फिर बाद में बहुत सारे इश्यूज, दिक्कतें आती है। तो ये प्रोग्राम, ये सेमिनार रखने का मेन ऑब्जेक्ट कि हम पहले ये समझ ले कि क्या रेगुलेशंस है और कहाँ कहाँ से जो आपको दिक्कतें आती है तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। दिस पर्पज इज ऑफ दिस सेमिनार, एंड इन दिस सेमिनार आई वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। वेरी शॉर्ट नोटिस में ये मैडम हमारे साथ आई हैं, रंजीत क्लेयर, और उनके साथ नताशा यानी हमने उनका स्वागत किया। लेकिन जो उनका रंजीत क्लेयर जी का जो क्वालिफिकेशन है बॉडी डिटेल है, और मैं पढ़ते पढ़ते इतना डर गया हूँ कि ये कितनी डिग्री है और कहाँ कहाँ इनका इन्वॉल्वमेंट है। ये ऑडिटर भी है, मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं भी ऑडिटर हूँ, लेकिन ये भी ऑडिटर है, लेकिन फूड प्रोडक्ट्स में। दिस इज हर स्पेशलाइजेशन, सो वी आर वेरी मच हैप्पी टू हैव सच अ वेरी वंडरफुल पर्सनालिटी विद दिस सेमिनार। रंजीत क्लेयर जी का 20 ईयर्स से ज़्यादा ये इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। उन्होंने कैनेडियन, यूएस और ग्लोबल फूड रिटेलर्स, प्रोडक्शन प्लांट्स वालों के साथ उन्होंने काम किया है, और जो सर्टिफिकेशन बॉडीज है इन फूड सेफ्टी, क्वालिटी एश्योरेंस और रेगुलर कॉम्प्लायंसेस, उनके साथ भी उन्होंने काम किया है। इसका रीच एक्सपीरियंस ऑफ 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस कुछ कम नहीं होता है। उनको सब इंट्रिकसीज मालूम है, कहाँ कहाँ बॉटल नेक से कहाँ कहाँ हमें जरूरत है किसी को गाइड करने की, तो जो हमारा प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आइए। तो सी इज अल्टीमेटली द प्रॉब्लम शूटर, वहाँ कहाँ सॉल्यूशन लाना है वो उनका काम है। शी इज हैविंग अ मास्टर ऑफ साइंस डिग्री इन फूड साइंसेस, मास्टर ऑफ ग्लोबल फूड लॉ, jurisprudence also, and bachelor of applied science and certification in international food law and regulations. She is a trainer of seafood, root cause analysis, GFSI, and internal audit training, FSSC, FSVP, basic HACCP, food fraud and food defects. I don't understand what is food fraud. इसमें क्या फ्रॉड आ सकता है वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इसमें क्या फ्रॉड हो सकता है फूड में। तो ये भी ये इनकी मास्टरी है। और बिफोर दिस वन ग्रुप कॉल्ड एज TAG, the SHM group, she has worked with clients primarily throughout Canada, the US and India. She has worked on FDA alerts, food safety incidents, GAP assessments, food safety risk assessments, root cause analysis, food safety management system reviews, and provides training for food safety and regulatory affairs. इनको गुजराती समझ में आती है लेकिन बोल नहीं सकते, तो आप गुजराती बोल सकते हैं लेकिन ये हिंदी में आपको आंसर करेंगे। तो गुजराती समझ में आती है, તમે જાણો છો જેને ગુજરાતી આવડે એને બધું જ આવડે। She is very much fluent in English, Punjabi and Hindi. She lives in Toronto, Ontario, Canada, and enjoys traveling, hiking, taking long walks, everything. So we have such a dignitary in this program, and we are lucky enough to have such a wonderful personality with Natasha. So, madam, with these few words, we again welcome you, and we request you to now take the floor. The floor is yours. Thank you. Before Ranjit takes the floor, I also want to tell one thing about her. She is having more than 200 big food industries consultation right now. So, I mean, you understand it, the kind of, because in US, UK or rather Canada, the consultation would have not given to any Tom, Dick and Harry. For that, you need to, prove something. So, that 20 years of her journey itself says that is more than what we are expecting. Thank you. Thank you.
Thank you, sir. Thank you, Modi sir, Manish sir, and the president. या मैं हिंदी बोल सकती हूँ, गुजराती समझ सकती हूँ, पंजाबी में मैं बॉर्न हुई थी. आई एम फ्रॉम अमृतसर. ये प्रेजेंटेशन तो मैंने इंग्लिश में लिखी है, लेकिन ये अच्छी बात है कि सर ने स्टेज सेट की है कि द मेन आइडिया ये है कि हम जो बात आपको बताना चाहते हैं वो उसी लैंग्वेज में आए जो इट मेक सेंस कि हम यहाँ पे यूज़ कर सकें. तो मेरा प्लान ये है कि आपको स्लाइड्स तो इंग्लिश में दिखेंगी, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि इसको हिंदी में हम संचालित करें. मेरी भी हिंदी की प्रैक्टिस हो जाएगी इसी बहाने. थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ. क्वालिफिकेशंस तो देख ली हैं, तो वो तो पब्लिकली गूगल भी कर लोगे, कुछ और भी मिलेगा. लेकिन जो मेरी बैकग्राउंड है वो मेरा जन्म अमृतसर पंजाब में हुआ, और वहाँ पे मैंने अपनी जो हाई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की एजुकेशन वहीं से ली. गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है हमारी, वहाँ से फूड साइंस की डिग्री ली. फिर बाद में वहाँ से जब मैं 23-24 साल की थी, देन मैं कनाडा चली गई. और कनाडा जाके वहाँ पे वही जैसे सभी हम इंडियन करते हैं, फ्लोर से शुरू करते हैं. जैसे किसी प्लांट में, फूड वाले प्लांट में मीट काटने वाली जॉब मिली पहले. तो तब मैं जब गई थी तो वहाँ पे ये था कि जॉब कोई भी मेरी ले लो, क्योंकि तुम लोगों के पास डिग्री है, कोई केयर नहीं करता. जॉब लेने के लिए अपना पैर उस फैक्ट्री के अंदर जाए, ऑफिस के अंदर लेने के लिए यू हैव टू टेक द जॉब. मैं वेजिटेरियन थी, कभी मीट नहीं खाया था. और जाके वहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो सुअर उन्होंने ऊपर से नीचे लटकाए हुए थे, उनको बोलते थे, जो इटालियन लोग होते हैं वो मीट कटिंग में बहुत एक्सपीरियंस होते हैं. तो मेरे बॉस थे, वो बोलते थे कि इसको कैसे, कौन सा मसल कहाँ से काटना है, और एक बड़ा सा स्टील का ग्लव दे दिया, बड़ा सा नाइफ दे दिया, चलो जी मीट काटो. तो जब वहाँ से शुरू हुआ, तो क्योंकि हम सब इंडियंस ऐसे हैं कि हमारे अंदर जो भी होता है वी गो विद अ वेरी ओपन माइंड कि चलो करते हैं. एक हफ्ते के बीच में जब मैंने वहाँ पे अपना जो मेरी डिग्री थी माइक्रोबायोलॉजी की, उसका थोड़ा यूज़ करना शुरू किया, बातें की अपने मैनेजर से. तो वो मुझे बोले कि तू लगती तो नहीं है कि तेरी डिग्री, तेरी क्वालिफिकेशन क्या है. क्योंकि जब हम जॉब लेते हैं, अगर जॉब छोटी है तो हम बोलते हैं कि 12वीं पास हूँ. सो ऐसे शुरू हुआ मेरा करियर कि एक हफ्ते में मुझे किसी ने देखा कि ये हो सकता है कि ये मीट काटने की बजाय अंदर उधर माइक्रोबायोलॉजी के टेस्ट कर सकती है. सो मुझे लग रहा था कि जो भगवान ने मुझे जिस काम के लिए भेजा था वो वहीं से स्टार्ट हुआ था. और मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं छोटी जॉब कर रही हूँ, मास्टर्स डिग्री लेके आई हूँ. देन वहाँ से कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा. फिर एक सुपरवाइज़र की जॉब मिली, फिर फूड सेफ्टी सीखा, वहाँ पे गोरे कैसे फूड सेफ्टी करते हैं. फिर एक टाइम आया वॉलमार्ट, आपको पता होगा वॉलमार्ट में नेशनल मैनेजर बन गई मैं, जिसका काम था कि वहाँ के 300-400 स्टोर वॉलमार्ट को फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग देनी है. अब मेरे जैसी पंजाबी लड़की, इंडियन लड़की जाके वहाँ पे वो 50-50 साल एक्सपीरियंस वाले बंदों को सिखा रही है. तो दिस इज हाउ द टर्निंग टेबल होता है, बिकॉज लर्निंग यहाँ से सीखी है. और वहाँ से जैसे अगर मैं फैक्ट्री में काम ना करती, शायद मुझे फूड सेफ्टी पता ना चलता कि वो होता क्या है फ्लोर पे, अगर कोई मुझे वहाँ पे जॉब ना देता. तो उसके बाद फिर मैं ग्लोबल ऑडिटर बनी, जिसका जो आपको पता होगा BRC का पता सब किसी को? BRC फूड सेफ्टी ऑडिट्स होते हैं जो बड़े बड़े कस्टमर्स आपके मांगते हैं. तो उस क्वालिफिकेशन को लेने के लिए भी 8 साल लगते हैं. फिर मैंने वो किया, फिर ग्लोबल फूड लॉ डिग्री ली, जिसको बोलते हैं LLM, LLB भी नहीं, LLM. तो वो डिग्री करने तक ये हो गया था कि मैं फ्लोर से सीख रही थी और उसके साथ एक सर्टिफिकेट चिपका रही थी. बिकॉज सर्टिफिकेट लेना ईजी है, ये हम 2 दिन का कोर्स किया, ले लिया, लेकिन यू हैव टू लर्न थ्रू अपना काम करके देखो. अब मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ? परेश सर से मिली, नताशा ने शुरू किया नेटवर्क विद द प्रेसिडेंट सर एंड अदर्स. मेरा एक प्रॉमिस है इंडिया से कि मुझे इंडिया ने जन्म दिया. अब वहाँ पे मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ,
पहले मैं कनाडा में रहती थी सर, अब मैं यूएस मूव हो चुकी हूँ। तो वहाँ पे इतनी इज्जत मिली है कि वहाँ पे दूसरी कम्युनिटीज़ वाले भी पूछते हैं कि कौन सी रेगुलेशन कहाँ लगती है। हम फिलीपीन से भी काम करते हैं, वहाँ से भी क्लाइंट्स हैं हमारे, वियतनाम में भी हैं। लेकिन मेरा प्रॉमिस इंडिया से है कि जो मुझे इस धरती ने दिया, लाइक दैट कॉन्फिडेंस, आई एम बिलोंग फ्रॉम हियर, आई वांट टू गिव बैक। उसके लिए मैंने इसके लिए मैंने अपनी कंपनी वाले मेरे बॉस को बोला कि हमें इंडिया में काम करना है। तो कोई भी इंडिया में काम करके खुश नहीं होता, क्योंकि एक तो पैसे कम मिलते हैं, डॉलर नहीं मिलते, रुपए मिलते हैं। दूसरा यहाँ पे इजी नहीं है, कोई हर एक को अच्छे बंदे नहीं मिलते जो आपको आपका हाथ पकड़ के आगे ले जाएं। वो मीन्स कोई और, इट्स वेरी हार्ड टू डू एनीथिंग हियर। बट बिकॉज मुझे कल्चरली पता है कि यहाँ के लोग कैसे सोचते हैं। अब मुझे एक्सपीरियंस के साथ पता है कि FDA वाले, अमेरिका वाले, कनाडा वाले कैसे सोचते हैं। अब मेरा काम है कि इन दोनों की जो सोच है उनको मिडिल में लेके आना। सो जो नॉलेज है फूड सेफ्टी की है, लेकिन जो एक साइकोलॉजिकली हम जैसे एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, आपका जो सोल्यूशन मैं लेके जाना चाहती हूँ उनके ऑफिस तक। वो कह रहा है कि अब FDA जो अमेरिका की गवर्निंग एजेंसी है, वो प्रोडक्ट कंटेनर जाते हैं यहाँ से, सेसमी सीड गया, उन्होंने 25 ग्राम सैंपल लिया, टेस्ट किया, उसमें साल्मोनेला निकला। तो वो साल्मोनेला उन्होंने बोला कि जितने भी कंटेनर आ रहे हैं इस कंपनी के सारे डिटेन कर दो। उसकी टिकट होगी कोई 100,000 $70,000 US का होगा, 100,000 का होगा एक कंटेनर। अब जो यहाँ के जो कंपनीज हैं उनको समझ नहीं आ रहा कि इनका जवाब कैसे देना है। क्या ये रियली साल्मोनेला है? अगर है तो उसको खत्म कैसे करना है? साल्मोनेला एक बैक्टीरिया होता है जो ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट, डर्ट, एयर से आता है, लेकिन उसको कैसे आगे मीन्स खत्म कैसे करना अगर है तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि इंडिया वाले प्रोड्यूसर्स को मैंने पहले तो उनको सिखाया कि वो क्या चाहते हैं, फिर उधर FDA वालों को भी सिखाया कि उधर से क्या आ रहा है। सो ये जो कंसल्टिंग का रोल होता है ना, इसमें ये होता है कि आई एम ड्रिवन फॉर माई पर्सनल पैशन एंड माई नॉलेज। अगर मुझे मेरा एक सेसमी सीड वाला बंदे का कंटेनर क्लियर नहीं हो रहा तो मुझे उससे पैसे नहीं लेने। आई डोंट वांट टू वर्क फॉर जस्ट कि मुझे जॉब मिल रही है। सो माई बॉस द एचएसएन ग्रुप का हेड है डॉक्टर डेविड एचएसएन। उसने पूरी की पूरी मुझे छूट दे रखी है कि तू इंडिया में ऑफिस खोलना है खोल, न्यू हायर रखने हैं रखो। सो नताशा और मनीष 2 फूड सेफ्टी स्पेशलिस्ट हायर किए। इनको भी हमने यूनिवर्सिटी से हायर किया ताकि हम इनको ऑर्गेनिकली ट्रेन कर सकें। ये ऐसे ट्रेन कर सकें जिसमें पर्सनल फूड सेफ्टी की जो नॉलेज प्लस द वे आई थिंक वी शुड वर्क, कि हमें सोल्यूशन निकालना है। तो अब आज की डेट में पिछले 3 साल से हमारा एक ऑफिस है, वो भी निफ्टेम एक नेशनल इंस्टीट्यूट है फूड टेक्नोलॉजी का दिल्ली में, सोनीपत में, वहाँ पे है। वहाँ पे नताशा एंड मनीष दोनों बैठते हैं और ऐसे ही हम एंगेजमेंट करते हैं इंडस्ट्री से। हमारे क्लाइंट्स भी हैं जो हमारे बिल पे करते हैं। तो वी रियली वांटेड कि अब मैं अपनी स्टोरी इसलिए बता रही थी कि यहाँ पे मैं कोई बिजनेस लेने नहीं आई। बिजनेस बहुत है, लाइक $US में सैलरी मिलती है, बहुत है। लेकिन जो पर्सनल पैशन है कि अगर मेरे देश का कंटेनर वहाँ पे छोटी सी गलतफहमी के कारण किसी बेवकूफ़ बंदे ने गलत टेस्ट करके कितना, देखो एक किसान कोई बोता है कुछ, कई बार अपने घरों की शादियाँ मिस करता है, कई बार बारिश आ गई, सूखा पड़ गया, राइट। और वहाँ पे अमेरिका में किसी एक 25 ग्राम सैंपल के कारण उसकी सारी कमाई है जो उसकी जो भी है, लेकिन इट अफेक्ट्स। अगर चलो फैक्ट्री वाले को घाटा पड़ेगा, वो फार्मर का अगली बार प्रोडक्ट नहीं निकलेगा ना उधर से। सो मेरा पॉइंट ये है कि हमें यहाँ पे एक ब्रिज बनाना है कि what are the requirements in the USA, Canada, EU, what you have, do you understand कि दोनों कैसे कनेक्ट करते हैं। और I want to educate Indian producers and give them a way so that you can smoothly अपना जो प्रोडक्ट आपका वहाँ पे जाए और कल को लोग बोले कि हाँ नेक्स्ट कंटेनर कब आ रहा है। इट्स नॉट बिकॉज अरे एक और आ गया, इसको भी टेस्ट करना पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल स्टोरी। अभी तक प्रेजेंटेशन तो शुरू भी नहीं की,
So let's, if you don't have any other question or anything, we can start the We'll presentation. take the question answer later once you ठीक है, complete your. ठीक है, ओके. सो इस प्रेजेंटेशन में हमने ना, मैंने प्रेजेंटेशन में रखा है कि यूएसए, कनाडा और यूरोप में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कानून क्या कहता है फूड एक्सपोर्ट के लिए. इस कमरे में कितने बंदे, जस्ट प्लीज रेज योर हैंड, यूएस को एक्सपोर्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं? बहुत सारे सारे ही हैं. और कनाडा सेम ही है. एंड यूरोप, ठीक है. सो आई थिंक वी हैव द राइट ऑडियंस. दूसरा है कि फूड इंपोर्टर्स क्या होते हैं. मैंने यहाँ पे इंपोर्टर्स वर्ड इसलिए कि तुम लोग सभी फूड इंपोर्टर्स हो, बिकॉज यू आर द वंस हु विल बी looking to send the food to the USA. It should be exporters from here, but because I'm writing as if मैं वहाँ से लिख के आ रही हूँ. फिर अंडरस्टैंडिंग के FDA इम्पोर्ट अलर्ट क्या होता है और डिटेंशन क्या होता है. अभी मैंने बताया वो सेसमी सीड वाला कंटेनर. इम्पोर्ट अलर्ट में बहुत वो ऐसा होता है कि आपका बिजनेस बंद हो जाता है, कुछ गलती आ जाए तो वो भी हम बात करेंगे. फिर अगर वो आ जाता है तो उसको, उस चैलेंज को हमने ओवरकम कैसे करना है. हमारी जो एक्सपर्टीज ही ये है कि हम बिगड़ी हुई चीज़ों को ही एड्रेस करते हैं. अगर कोई कंपनी अच्छा चला रही है, आपको कोई किसी इंटरनेशनल कंट्री में से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोगों को हमारी ज़रूरत नहीं है. बट व्हेन इट हैपन्स, इट्स अ ह्यूज, कितना ज़्यादा नुकसान है. तो वी आर देयर फॉर दैट. फिर बात करेंगे कि थोड़ा सा हम बात करेंगे स्ट्रॉन्गर कंप्लायंस एंड फूड सेफ्टी कल्चर. फूड सेफ्टी कल्चर होता है कि जो हम यहाँ हमारा एक कल्चर है, एक गुजराती कल्चर है, इंडियन कल्चर है, एक उनका भी कल्चर है. उन दोनों में है कि जो हम काम, जैसे हम काम करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट है देन देयर्स. सो वी वांट टू कनेक्ट कि फूड सेफ्टी कॉमन कैसे हो सकती है. फिर एक प्रोग्राम है FDA का, उसको बोलते हैं एक्सप्रेस एंट्री, VQIP. वो भी बात करेंगे कि अगर आप समझ रहे हो कि आप लोगों के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो एक होता है, जैसे होता है ना वो, एक होती है इकोनॉमी क्लास, एक बिजनेस क्लास होती है, ऐसे ही एक एक्सप्रेस एंट्री, एक रेगुलर एंट्री है FDA की. तो वो कैसे करनी है वो भी हम आपको बताएंगे. Where is this? It's not working. सॉरी फॉर, या सो ये ना जो बॉक्स बने हुए हैं इसमें दिखता है कि जो यूएसए में जो रेगुलेटरी रेगुलेशंस है ना, उसको कौन सा गवर्निंग बॉडी कंट्रोल करता है. उसमें एक प्रेसिडेंट होता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे जस्ट परेश सर, इज इट पॉसिबल ये आप इनको भेज भी सकते हो प्रेजेंटेशन. तभी मैं बोली कि आपको फोटोज लेने की जरूरत नहीं, आपको पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं इफ यू आर ओके विद इट. 100%. We already received this presentation. At the same time, we also have all the registration members. Okay. So we will send that to them over mail. दैट्स गुड. अभी फिर फोटो मत खींचो अपने बच्चों की, बीवियों की खींचो, ऐसे ही इसको भर रहे हो अपने कैमरे में, क्या है, बोरिंग है ये तो. सॉरी सर, आपको देख. ओके, सो यूएस रेगुलेटरी बॉडीज में है, एक तो है USDA जो एग्रीकल्चर की कमोडिटीज देखता है, और दूसरा इधर राइट हैंड साइड पे है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज. ये आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, जस्ट यही देखना है कि एक प्रेसिडेंट होता है, उसके नीचे एक तो एनिमल और पोल्ट्री और जो मीट वगैरह का कैटेगरी में आता है, दूसरा आता है रेगुलर फूड. तो हमारा जो मोस्टली प्रोडक्ट जो नॉन मीट होएगा वो FDA के अंडर आता है, जिसको बोलते हैं फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. नीचे वाला जो मिडल वाला बॉक्स है ना, वो है. मैं बात करूंगी FDA की, तो बार बार वही है कि वही गवर्निंग बॉडी है जो आपके प्रोडक्ट को होल्ड कर सकती है, आपकी कंट्री को बैन कर सकती है. अगर कुछ ज्यादा एक ही प्रोडक्ट बार बार 10 कंपनी से आ रहा है तो वो उनको भी बैन कर सकती है. एक है उधर राइट साइड पे है, उसको बोलते हैं सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल. अमेरिका के अंदर एक डिजीज कंट्रोल डिपार्टमेंट है कि अगर उनको किसी इलनेस की इतनी सारी खबरें आ जाती हैं, डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ब्लड वर्क होता है, तो फिर वो उसको लिंक करते हैं FDA के साथ कि इस प्रोडक्ट से आ रहा है. किसी ने लेट्स से किसी ने कोई ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के कारण 15-16 बंदे एक स्टेट में, और एवरी स्टेट में सम पीपल गॉट सिक,
तो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल रिपोर्ट करता है एफडीए को कि जाओ उस कंपनी को बंद करो या उसका रिकॉल करो। So that's why these two boxes are very important. हमें नहीं फर्क पड़ेगा सीडीसी का इंडिया में, लेकिन हमें एफडीए से कॉल आएगा अगर कुछ होता है। So अब what we need to know कि ये जो भी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करोगे, एक डेफिनेशन होती है फूड। फूड का मतलब है जो भी हम कंज्यूम करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ हेल्थ, हमें उसके नरिशमेंट मिलती है, हमें वो चाहिए, दैट्स अ ह्यूमन फूड। तो व्हाट आर द रेगुलेशंस फॉर दोज? और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उसको अंडरस्टैंड कैसे करना है। मैं मोदी सर से बात कर रही थी कि रेगुलेशन एक तो बड़ी सारी बुक है, 300-400 पेजेस की होगी, जो कानून होता है, धारा होती है 21 CFR, लेकिन उसमें से हमें सारा नहीं पढ़ना। वी हैव टू नो व्हाट इज एप्लीकेबल टू माय प्रोडक्ट। अगर ऐसे हम मैंगो पल्प भेज रहे हैं, एक डिफरेंट वो होगी कैंड फूड जो एसेप्टिकली पैक करते हैं, कैंस में करते हैं, जहाँ अगर हम लूज क्यूमिन पाउडर भेज रहे हैं उसका कोई और होगा, सैफरन का कोई और होगा, लेकिन है सारा उस 500 पेज की बुक में। सो व्हाट आर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स दैट वी हैव टू मीट। तो एक और बात होती है कि अगर तुम लोग सभी समझ रहे हो कि आई कैन सप्लाई टू यूएसए, सबसे पहले होता है कि अपना फैक्ट्री को रजिस्टर करना है वहाँ पे। अगर एफडीए के पास एक 11 डिजिट का नंबर नहीं होगा जो कि आपकी फैक्ट्री का हो उसके एफडीए के पोर्टल में, देन यू कैन नॉट एक्सपोर्ट। इसे क्या आधार कार्ड, लाइक यू डोंट हैव आईडी इन द एफडीए, यू कैन नॉट सप्लाई। सो हमारी कंपनी अगर आप लोगों में कोई फ्रेंड्स और फैमिलीज में कोई ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो क्या होता है कि उनको एफडीए रजिस्ट्रेशन के लिए ना पे करना पड़ता है। कोई $550 पर रजिस्ट्रेशन का वो कोई कंपनी लेती है, और वो बाद में 3 साल बाद रिन्यू होता है, वो आईडी रिन्यू होती है। अब क्या हुआ कि यूएसए की एक कंसल्टिंग कंपनी है, उसने इंडिया वालों को ढूंढ लिया। उन्होंने देखा कि इनको नहीं पता, उन्होंने एफडीए रजिस्ट्रेशन के $500 रख लिए, और वो उनके बिहाफ पे आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन लेके पोर्टल में सेट कर देते हैं। फिर एक ना नंबर आ जाता है, फिर वो नंबर को अपने सर्टिफिकेट पे लगा के आपसे $550 लेते हैं। हमारी कंपनी को ये पता है कि इट डजंट कॉस्ट एनीथिंग, ये कोई भी कर सकता है। तो हमारी जो प्रॉमिस था, मेरा पर्सनल प्रॉमिस था कि इफ आई एम वर्किंग विद द कंपनीज इन इंडिया, पहली बात तो वो जो झूठ बोल के इनसे पैसे ले रहे हैं उनका काम खत्म करना, because it's not required. FDA is also against that. It should not be monetized, that registration. So obtain a registration from the FDA. Our company is willing to do complimentary, but उसके लिए हमें अपना थोड़ा business support होनी चाहिए ताकि हम भी अपना ऑफिस खुला रखें भाई। है ना, ऐसे होता है गुजरात में, ऐसे तो बात करेंगे। तो उसके बाद आता है कि इंपोर्टर ऑफ रेकर्ड कौन होगा। यूएसए में हम ये भी हेल्प कर सकते हैं कि यूएसए में अगर आपका कंटेनर जा रहा है तो वहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है कि आपका कंटेनर कोई रिसीव करे। वो ब्रोकर्स होते हैं, लॉजिस्टिक्स के बंदे होते हैं, लेकिन उसमें भी यू डोंट हैव टू हैव समबडी जो जिसकी टर्म्स बहुत ज़्यादा टफ हों। लेट्स से आप साल में 5 कंटेनर भेज रहे हो, यू डोंट हैव टू हैव समबडी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर 12 months। तो उसके बारे में भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। फिर एक रिक्वायरमेंट है यूएसए में कि फूड सब, इसको बोलते हैं फॉरेन सप्लायर वेरिफिकेशन। वो कहते हैं कि जो फॉरेन मीन्स इंडिया का जो फैक्ट्री जो यूएसए के लिए फूड बना रहा है उसको फॉरेन सप्लायर बोलते हैं। उसका एक प्रोग्राम है कि इसको वेरीफाई करो कि इसका स्टैंडर्ड यूएसए की फैक्ट्री के स्टैंडर्ड के साथ मैच करता है, सिमिलर होना चाहिए। तो नताशा और मनीष यहाँ पे इंडिया में है, तो दे कैन एक्चुअली हेल्प फॉर दैट। FSV इसको बोलते हैं फॉरेन सप्लायर वेरिफिकेशन। ह्यूमन फूड, अच्छा अमेरिका में एक बात बहुत बड़ी है कि वहाँ पे एनिमल डॉग्स एंड पेट्स को भी अपने बच्चों की तरह सोचते हैं वो। तो वहाँ पे 2 रेगुलेशंस आई हैं। एक है प्रिवेंटिव कंट्रोल फॉर ह्यूमन फूड, एक है प्रिवेंटिव कंट्रोल फॉर एनिमल फूड। कोई पेट फूड भी भेज रहा है ना, उसकी पूरी रेगुलेशन है, क्योंकि they think it's a big abuse if food जो एनिमल फूड हो उसमें साफ नहीं आ रहा, उनके डॉग्स पेट मर जाएं, शायद वो ज़्यादा अफेक्ट करता है उनको। It's a really big different culture thing there. So this rule अब
ह्यूमन फूड रूल जो है वो सारी की सारी जहाँ पे से फूड पैक होता है, फूड मीन्स कि जो जो आप लाइक एक होता है कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल, जैसे कुछ आप खा रहे हो जिसका बॉडी को ट्रीटमेंट डिफरेंट तरीके से मिलता है, लेकिन फूड इज द कंज्यूमेबल दैट यू ईट ऑन द डाइनिंग टेबल। सो फूड फैसिलिटीज मस्ट हैव अ फूड सेफ्टी प्लान। लेट्स से आपने बोला कि मेरे पास रजिस्ट्रेशन भी है, फूड भी है, लेबल भी है, कस्टमर भी है, अच्छा मैं भेजना चाहता हूँ प्रोडक्ट। अब जो FDA बोलेगा कि एक आपका फूड सेफ्टी प्लान होना चाहिए जो कि इस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग लिखा होना चाहिए। जो प्रिवेंटिव कंट्रोल फॉर ह्यूमन फूड है ना, इसमें सारी की सारी लिस्ट लिखी हुई है कि आप रॉ मटेरियल कैसे लेके आना है, उसको मिक्स कैसे करना है, उसको पास्चराइज कुक कैसे करना है, लेबल कैसे लगाना है, उसकी ट्रेसेबिलिटी क्या होगी। सो यू हैव टू हैव अ प्लान। प्रॉब्लम तब आती है जब प्लान इंडिया का कोई ऐसे कंसल्टेंट लिख देता है और वो ऐसे ही चलता है, अगर इसकी फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री है, मैंने इसी का लेके फूड सेफ्टी प्लान अपना चिपका दिया। अब FDA को पता चल गया है, वो कह रहे हैं कि आपका स्पेसिफिक टू फैक्ट्री नहीं है। सो आवर एक्सपर्टीज है कि हम आपको जो भी प्लान आपका होगा उसको हम रीड करके बता सकेंगे कि इसमें क्या मिसिंग है या ये ठीक है। सो वी हैव टू मेक श्योर कि जब आपका कोई डॉक्यूमेंट FDA के पास जाए वो वापस ना आए कि इसमें मिसिंग है। दैट्स वेयर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ फूड सेफ्टी प्लान। सो ये जस्ट एग्जांपल है कि FDA के एक तो है प्रिवेंटिव कंट्रोल रूल जो अभी बात की थी, एक है जो सी फूड हैजर्ड। क्या हुआ कि सी फूड में स्पेशली बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, बहुत सारा इंपोर्ट होता है अमेरिका में, तो उन्होंने क्या किया, एक अलग ही बुक बना दी। उसकी रेगुलेशंस भी सो स्पेसिफिक हैं कि अगर आप ऑयस्टर्स लेके आ रहे हो, श्रिम्प लेके आ रहे हो, मोलस्क्स या कोई फिश फिन या कोई माही फिश लेके आ रहे हो, एवरी फिश हैज इट्स ओन प्लान कि कैसे कैसे उसको प्रोसेस करना है। तो हमारी एक्सपर्टीज उसमें भी है। दैट्स वेयर अभी हम पिछले 7 दिनों में वही ट्रैवल कर रहे थे, उसी बेल्ट पे आंध्र प्रदेश, यहाँ से सी फूड आता है, क्योंकि they have to meet special requirements and we are connecting the bridge between of the knowledge कि हम उनको बताते हैं FDA क्या चाहता है और कैसे होना चाहिए। अब फूड सेफ्टी प्लान की बात करते हैं। फूड सेफ्टी प्लान बेसिकली कहता है कि आपके जो फूड बना रहे हो ना, उसमें ना तो कोई केमिकल होना चाहिए, पेस्टिसाइड, हैवी मेटल एलर्जेंस, जैसे अगर कोई चीज़ है जिसमें कोई स्प्रे हो या कोई चीज़ है जिसमें कोई एग्रीकल्चर केमिकल का रेजिड्यू है तो वो नहीं होना चाहिए। एक है फिजिकल हैजर्ड, फिजिकल है कि जिसमें मेटल या कोई पत्थर, कंकड़, फॉरेन मटेरियल, ये सारा नहीं होना चाहिए। एक है कि बायोलॉजिकल, जो तीसरा है ना वो थोड़ा खतरनाक है, वो दिखता नहीं है। सो अगर आपके पास मेटल हो तो वो आपको दिख जाएगी, केमिकल और स्मेल भी आ सकती है, टेस्ट चेंज हो सकता है। लेकिन जो साल्मोनेला है ना, जो बैक्टीरिया, जो हाइजीन ना हो, हैंड वॉशिंग ना हो, पानी गंदा हो, जो प्लांट जहाँ मशीनों पे काम कर रहे हो वो क्लीन ना हो, जहाँ आपका प्रोडक्ट ही खेतों में से ही उसमें काफ़ी गंदा आ रहा है, तो उससे क्या होता है कि एक बैक्टीरिया पैदा होता है जो बीमार कर देता है। अभी गोरों में उधर क्या हो रहा है कि USA, कनाडा और यूरोप का उनका इम्यून सिस्टम बहुत खराब है, like they cannot handle this। उनको डायरिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन वो मार देते हैं। हमारे तो ऐसे चल जाता है 2-3 दिन बाद, ठीक है, राइट। सो वो क्या होता है, और दूसरे वो हम मजबूत हैं, हमारा सिस्टम स्ट्रांग है। तो अब वो साल्मोनेला जो आता है तो फिर वो वहाँ पे नहीं खत्म करते, डॉक्टर के पास जाते हैं। जो डॉक्टर है वो उनको एक्चुअली डॉक्टर उनको बोलते हैं कि ब्लड वर्क करवाओ। फिर ब्लड में आता है कि इसने क्या किस दिन से शुरू हुआ है, कोई स्ट्रेन होगा उनका, कोई चेक करते होंगे। फिर वो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को बताते हैं, जो बॉक्स था ना FDA का, फिर वो बताते हैं FDA को, वो पीछे पड़ जाते हैं। कई बार बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई, 15 बंदे सिक हुए, प्रूव हो गया इस प्रोडक्ट से हुई है, बस खत्म, और उसका इंटरनेट पे नाम आ जाता है, रहता है बहुत देर। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि जो बैक्टीरिया वाला बहुत बड़ा ये जो हैजर्ड है, इसका बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और तभी तो वो इंडिया वालों को समझ ही नहीं आती कि क्या कह रहा है ये, सेसमी सीड में सैल्मोनेला, अरे सेसमी सीड तो ऐसे खा लेते हैं साफ करके, राइट।
तो बिकॉज सेसमी सीड वो लोग वहाँ पे कच्चा खाते हैं, तो ये बोल रहे हैं कि इसको थोड़ा हीट ट्रीट करना पड़ेगा। सो सर अगली स्लाइड। हाँ, थैंक यू। Just Yes. excuse me. Actually, दो व्हीकल है GJ05RT 4771 ओके और दूसरा है GJ5RP 4347 किया। वो बीच में है, कहीं पार्किंग को मतलब ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो आप अगर किसी का है तो प्लीज जरा एक बार गाड़ी हटा दीजिए। थैंक यू। ऐसा है किसी का बच्चा खो गया, जाके स्टेज के पीछे ले जाओ, यही चल रहा है। वेरी नाइस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, सो अब फूड, मैंने बोला था ना फूड सेफ्टी प्लान, उसमें क्या फूड सेफ्टी प्लान कहता है कि तुम लोगों का प्रोडक्ट में फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल हैजर्ड नहीं आना चाहिए। ये अमेरिका, कनाडा और यूरोप की सेम कहानी है, ये सभी को चाहिए। तो उसमें वो बोलते हैं कि पहले अपना प्रोडक्ट को हैजर्ड एनालिसिस करो कि क्या क्या आपके प्रोडक्ट्स में आ सकता है, फिर उसको प्रिवेंट करो। जैसे हमारे वो प्रोडक्ट में लेट्स से वो पत्थर आते हैं, कंकर आते हैं खेतों में से, जैसे कोई दाल या लेंटिल कुछ लेके आते हैं, तो अब उसके लिए हमने सिफ्टर लगा दिए, फिर एक मैग्नेट लगा दिया कि कोई मेटल आई उससे चिपक जाए, एक मेटल डिटेक्टर लगा दिए, वो होते हैं प्रिवेंटिव कंट्रोल। फिर होता है उसका मॉनिटरिंग सिस्टम, कैसे मॉनिटर करना उनको कि क्या ये जो मैंने सिस्टम लगाया है, क्या ये जो मैश जिसमें से कंकर पत्थर जहाँ मेटल के बच जाती है, नहीं जा रही प्रोडक्ट में, वो चलता है या नहीं। फिर आता है करेक्टिव एक्शन, अगर हो जाए तो कैसे करना है। तो फिर उसके बाद आता है, मेरी स्लाइड गई, उसके बाद आता है कि प्रोग्राम चल रहा है नहीं। ठीक है सर, ठीक है that's fine। तो अब फूड सेफ्टी प्लान है जो मैंने, देखो जो फूड सेफ्टी प्लान कंट्रोल्स वो सारे तीनों ही कंट्रीज मांगती हैं। यूरोप भी मांगता है, कनाडा भी मांगता है, यूएस भी मांगता है, इंडिया में भी है। एफएसएसएआई के पास भी सेम ही स्टोरी है, लेकिन पॉइंट ये है कि उधर हमारा टेस्ट होता है, यहाँ पे टेस्ट नहीं होता। लोकल कंज्यूमर को क्या पता कि खा लिया दांत टूट गया, चलो कोई नहीं, राइट। सो उधर लोग वसूल कर देते हैं, 5000 का रूट कनाल होता है डॉलर्स का, तो बहुत बड़ा पड़ता है वो। सो सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो एफडीए ट्रेसेबिलिटी रूल, या वन बैक एक पीछे सर। यस सो ये एक नया कानून आया है। ये कानून कहता है कि अगर कंटेनर में आपका प्रोडक्ट जा रहा है पानी में, वो जा रहा है अमेरिका न्यूयॉर्क पोर्ट पे, लगेगा 3 महीने बाद, 2 महीने बाद। अब आपके पास एफडीए फोन करता है कि ये कंटेनर आ रहा है, मैं इसको तभी एक्सेप्ट करूंगा। अब तुम अगर इसको बताओगे कि इसके अंदर है क्या, कौन से फार्मर का प्रोडक्ट, किस दिन आया था, कितने टन आया था, कितने किलोग्राम्स और बॉक्सेस बनाए, उस टनेज के हिसाब से कितने कंटेनर्स बने, और वो किस कस्टमर को जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये आज की डेट में लोगों को, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनके होश उड़े पड़े हैं, क्योंकि उनको ये कंप्लाई करना है। अब क्या हो रहा है कि अगर हम किसी एक कंटेनर में, अपने फ्रेंड के कंटेनर में अपना प्रोडक्ट डाल के जा रहे हैं, तो हमें सारा प्रूव करना पड़ेगा। इधर वो उसमें डिक्लेयर करो कि ये half of the like 50 or 100 whatever 500 boxes are for this one and 1000 boxes of this one। FDA traceability rule जो है, उसकी जो डेट है वो इस आने वाले साल 2026 तक उन्होंने कहा है कि ये डेमोन्स्ट्रेट करनी है, हमें तैयार रहना पड़ेगा। दैट्स वाई हमारी टीम ट्रेंड है इसके लिए कि अगर FDA फोन करता है किसी भी क्लाइंट को, तो हम उसको कैसे सपोर्ट करना है FDA ट्रेसेबिलिटी रूल के बारे में। तो दिस इज अ रिक्वायर्ड, जो कंसल्टेंट की जॉब होती है कि जो आने वाला होता है उसको पहले पता होना चाहिए, उसको ये भी पता होना चाहिए कि इसको ठीक कैसे करना है। तो दैट्स व्हाट आवर रोल इज। नेक्स्ट स्लाइड सर। हाँ, ये मैं बोल रही थी पहले, फॉरेन सप्लायर वेरिफिकेशन प्रोग्राम। यही वो प्रोग्राम है कि एफडीए ने अमेरिका ने अपने इंस्पेक्टर्स छोड़े हैं इंडिया में। यहाँ पे एफडीए का ऑफिस है दिल्ली में, उसमें 3 इंस्पेक्टर्स अभी हैं फुल टाइम, 2 तो फॉरेनर्स हैं, 1 इंडियन है। और उनका रोल है कि वो अनअनाउंस जाके किसी भी फैक्ट्री में चेक करेंगे।
वो क्या देखेंगे कि आपकी जो कंपनी जिसको फॉरेन सप्लायर कहते हैं, क्या वो सूटेबल कंट्रोल्स उसके पास हैं ताकि वो यूएसए के कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट बना सके या ना। तो ये हमारी ट्राई होती है कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो एवरीडे रेडी हैं, कभी भी आ जाए, वी डोंट केयर, हम कुछ गलत नहीं कर रहे, हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, बेस्ट इन क्लास है, क्वालिटी अच्छी है, फूड सेफ्टी अच्छी है। सो ये इसी साल एफडीए ने एक अनाउंसमेंट की थी कि दे हैव एडेड मोर फंडिंग फॉर अनअनाउंस्ड इंस्पेक्शंस ऑफ फॉरेन फैक्ट्रीज। तो उसमें मोस्टली वो आते हैं जिनके बिल्कुल नया नया भी आया हो, थोड़े कंटेनर गए हैं, पता नहीं, उनको ज़्यादा हिस्ट्री नहीं पता, या जिनकी हिस्ट्री पता है वो हिस्ट्री ठीक नहीं है, दे हैड सम प्रॉब्लम्स इन द पास्ट, दैट्स व्हाई, और द प्रोडक्ट दे आर सप्लाइंग ऑलरेडी इज हाई रिस्क, जो उस प्रोडक्ट में कहीं और से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड सर। सो इम्पोर्टेड फूड जो है वो 2 to 5% ऑफ इम्पोर्टेड फूड इंस्पेक्ट होता है, और इंस्पेक्ट मतलब कंटेनर खोला, उसके बॉक्स खोले, उसको देखा, पेपर चेक किए। एक होता है टेस्टिंग, तो एक दूसरा पार्ट था लेस देन 1%, वो ये भी करते हैं कि आज की डेट में कि वो सैंपल कलेक्ट करते हैं, बॉक्सेस में से सैंपल लिए, अपनी लैब में टेस्ट किया, आपको रिजल्ट दे दिया। तो ये तो इम्पोर्टेड फूड का है। जब पोल्ट्री और मीट और सम अदर प्रोडक्ट्स का आता है वो 100% करते हैं, अदर फूड्स का तो नहीं करते इतना, लेकिन यूएसडीए जो दूसरा उनका एग्री जो मीट पोल्ट्री है वो ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। इज देयर एनीबॉडी हियर मीट एंड पोल्ट्री एक्सपोर्टर, जो मीट वगैरह नहीं ना शायद, आई डोंट थिंक सो वी आर, या वेरी रेयर, इवन इन अक्रॉस इंडिया आई नो दिस सी फूड। ओके नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब क्या हुआ, मिस्टर ट्रम्प आ चुके हैं स्टे ओवर ऑफिस में, पता है किसी को? वो रोज उठता है कुछ नया ही बता देता है, और फिर हम उठते बोलते हैं आज उसने क्या कहा होगा, लेट्स चेक। अभी उसने बिग ब्यूटीफुल बिल बना दिया कल। सो उसका हमारे ऊपर एक्सपोर्ट और फूड पे क्या असर पड़ने वाला है। पहले तो उसने क्या किया, जब उसने वो आया तो उन्होंने क्या किया कि जितनी भी एफडीए के ऑफिस थे ना, उनको चेक किया कि क्या इनमें इनफ एफडीए इंस्पेक्टर्स हैं, क्या जो लैब्स काम कर रही हैं वो पूरा कर रही हैं या नहीं। तो फिर ये दोनों चीज़ों करते करते उन्होंने देखा कि उन्होंने अनअनाउंस्ड एफडीए इंस्पेक्शन ऐड कर दी। अब अमेरिका से बाहर आएंगे वो एफडीए इंस्पेक्टर, या वो ऐसे करेंगे कि अपने इंस्पेक्टर भेजेंगे, वो इंडिया में नहीं भेजेंगे, वियतनाम भी जा रहे हैं, फिलीपीन जा रहे हैं, जहाँ से एक्सपोर्ट का आएगा। दूसरा उन्होंने बोला कि मेक अमेरिका हेल्थी अगेन। वो कह रहे हैं कि जो लेबल होगा ना जिसमें लिखा है कि इतने ग्राम शुगर है, इतनी फैट है, इतना कोलेस्ट्रॉल है, उन्होंने रिक्वायरमेंट्स डाल दी है कि अब इससे ज़्यादा नहीं होंगी। जैसे बिस्किट के पैक में अगर एफडीए ने बोला कि अगर एक्स नंबर ऑफ परसेंट फैट है तो ज़्यादा, लाइक 25 से 20% से ज़्यादा, तो वो नहीं भेजोगे तुम। तीसरा और बोला उन्होंने कि कलर्स की डिफरेंट आर्टिफिशियल कलर नहीं डालोगे, देयर आर सर्टेन कलर्स दे आर बैनिंग। सो यूएस ने क्या किया, यूरोप की टोन पे काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने क्या किया, एक मेंबर पार्लियामेंट था उधर यूएस में, उसने अपने हाथ में एक हाइंस की केचप ली, केचप का बॉक्स, एक था बना अमेरिका के मार्केट के लिए, एक था यूरोप की मार्केट के लिए, दोनों ही हाइंस ने बनाए थे। और वो बोल रहा था कि जो अमेरिका की मार्केट के लिए बना है उसमें 45 इंग्रेडिएंट्स हैं, जो यूरोप की मार्केट में बना उसमें 10 इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें टमाटो है, सॉल्ट है, विनेगर है, सारा सीधा सिंपल। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि सेम ही कंपनी अमेरिका को अनहेल्थी एडिटिव्स, केमिकल्स खिला रहा है, क्योंकि अमेरिका की रेगुलेशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी। यूरोप नहीं मानता, वो कहते हैं कि अगर मैं प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट पढ़ नहीं सकता, इसमें जो लिखा है वो आम आदमी नहीं पढ़ सकता, मैं समझ नहीं सकता कि मैं क्या खा रहा हूँ, राइट? तो यू विल नॉट हैव दैट। दैट्स द रीजन व्हाई मेक अमेरिका हेल्थी अगेन में ये होने वाला है कि हमें क्लीन इंग्रेडिएंट्स देने पड़ेंगे उधर। वो यूएस ईयू की टोन पे चल रहा है। Also there are so many other changes coming. Changes ये FDA traceability rule change है, तो वो भी बहुत बड़ी चीज है। अब बात करते हैं कनाडा की। कनाडा में क्या आ रहा है कि वो एक छोटा भाई है उसका अमेरिका का,
वो मोस्टली कॉपी करते हैं। एक्चुअली कनाडा स्टार्ट वो क्वीन का कंट्री है ना, तो उसमें मोस्टली इन्फ्लुएंस यूरोप का था पहले, यूके का, लेकिन अब लाइक वो दे जस्ट हैव टू कनेक्ट टुगेदर विद अमेरिका। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें डिपार्टमेंट 3 है। एक तो है हेल्थ कनाडा, जिसमें डॉक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स, जो भी सारा आता है उसका। ये तीनों डिपार्टमेंट, हेल्थ कनाडा, कनेडियन फूड इंस्पेक्शन एजेंसी और पब्लिक हेल्थ, तीनों मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को रिपोर्ट करते हैं। जो बीच वाला है ना, कनेडियन फूड इंस्पेक्शन एजेंसी, ये है एफडीए ऑफ कनाडा। इसका एक रेगुलेशन, इसको बोलते हैं सेफ फूड फॉर कनेडियंस। अब जब हम बात करेंगे कि आपने बोलोगे कि हमें ना कनाडा में प्रोडक्ट भेजने हैं, तो हम बोलेंगे कि आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा, सेफ फूड फॉर कनेडियन। वो मोस्टली सेम है लेकिन थोड़ा चेंज है, बिकॉज उसमें यूरोप का टोन है, उसमें यूएस का टोन, इनका अपना भी है। जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है वही है जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल था यूएसए में, कि अगर कोई कम्युनिटी में सिक हो जाता है, कई बंदे सिक हो जाते हैं, तो वो उसको निकाल के देखते हैं कि किसने किया सिक इनको, देन वो सीएफआईए को बताते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये है रूल, सेफ फूड फॉर कैनेडियंस एक्ट। वेरी सिंपल रूल है, जिसमें उन्होंने बोला है कि अभी हमें ये मींस कि अभी एक शुरू हुआ था 2019 में, इससे पहले बहुत पुराना रूल था एक। इसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये नहीं किया कि सी फूड का एक अनदर रेगुलेशन होगी, जैसे अमेरिका में बहुत ज़्यादा खिला रहा है, वहाँ पे तो मीट पोल्ट्री अलग है, सी फूड अलग है, जूस अलग है, फिर है सब रेगुलर फूड अलग है, एनिमल फूड अलग है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि नहीं, उनकी जो पुरानी रेगुलेशन की बड़ी बुक थी ना, 14 थी उसमें रेगुलेशंस, उन्होंने सबको मिला के एक ही कर दिया। उन्होंने बोला फूड इज एक्सपेक्टेड टू बी सेफ, कोई भी खाओ। सो और इसके लिए भी अगर कनाडा में सप्लाई करना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। वही जो उधर रजिस्ट्रेशन बोलते हैं यूएस में, यहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ेगा, वो भी एक नंबर मिलता है। वो भी कई कंसल्टेंट्स हैं, वो आपको उसका भी एक सर्विस देते हैं, जो कि इट्स वेरी इट कैन बी डन कॉम्प्लीमेंट्री एज अ पार्ट ऑफ आवर सर्विस। नेक्स्ट स्लाइड। I think we can carry on. So sir, next slide. It's not a break. मुझे लग रहा था कि शायद सभी सो जाएंगे तो उनको उठाना पड़ेगा, तो ब्रेक लगाई थी, लेकिन are you okay to carry on, है ना? Yes. That's good. Okay. So SFCA Safe Food for Canadian, ये भी फूड सेफ्टी प्लान की ही बात कर रहा है, कि इसमें भी ट्रेसेबिलिटी की बात हो रही है। ट्रेसेबिलिटी मीन्स कि आपका कंटेनर गया, उसमें क्या है, और उसको कनेक्ट करना है ना सिर्फ आपकी फैक्ट्री के साथ बट फार्मर तक, कि कहाँ से पहले रॉ मटेरियल आया। लेट्स से आपके प्रोडक्ट में खाखरा वगैरह में कोई 15-16 इंग्रेडिएंट्स हैं, आपको प्रूव करना है कि इसमें कौन सा लॉट किस चीज़ का है और कहाँ से आया, कैसे इसमें पूरा फुल फिनिश प्रोडक्ट बना। फिर एक स्पेशल लाइसेंस है, 2 लाइसेंस होते हैं। एक तो अगर आप कनाडा में हो तो एक सिंपल लाइसेंस है, लेकिन इंपोर्ट का लाइसेंस थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी होता है। उसमें क्या होता है कि आप ना बहुत लंबा सा फॉर्म भरते हो, और उस फॉर्म को भरते भरते एक टाइम आता है जब सिस्टम बताता है कि इसको हम लाइसेंस नहीं देंगे। 2 ऑप्शन हैं। एक तो हो गया कि लेट्स से हम कोई सिंपल सा प्रोडक्ट, जैसे ब्लैक पेपर भेज रहे हैं, तो ब्लैक पेपर का हमने फॉर्म भरना शुरू किया। वो ब्लैक पेपर के फॉर्म में सिंपल 1 इंग्रेडिएंट है, चलता, हमने सब इंफॉर्मेशन दे दी, तो उन्होंने देखा कि ये सिंपल इंग्रेडिएंट है, इट्स नॉट अ बिग डील, तो एकदम हिट किया, तो एंटर करते हुए मुझे लाइसेंस मिल गया। अभी हम देखो कोई गरम मसाला जहाँ ऑल स्पाइस, उसमें 5-6 इंग्रेडिएंट्स हैं, तो अगर हो सकता है कि अब व्हेन वी स्टार्ट फिलिंग दैट फॉर्म, वो इस सिस्टम बोलेगा कि टू मच कॉम्प्लिकेटेड, इसके लिए एक इंस्पेक्शन बनती है, उसके बाद लाइसेंस देंगे। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं CFIA में। तो हमारे पास एक्सपीरियंस है, जो हमारी टीम है USA में, हम 30 बंदे हैं मेरे जैसे डायरेक्टर ऑफ फूड सेफ्टी, सभी को आता है ये करना, तो हम वेरी इजीली वी कैन नेविगेट। अगर लाइसेंस में कि समटाइम्स सिस्टम नहीं लाइक ह्यूमन की तरह नहीं सोचता, सो वी वांट टू मेक श्योर कि आपको लाइसेंस का जो इजी वे आउट मिल जाए, क्योंकि अगर सिस्टम ने बोला इंस्पेक्शन चाहिए तो कौन आएगा, कनाडा वाले कहाँ से इंस्पेक्टर भेजेंगे? इट डजंट वर्क लाइक दैट। सो इनको लाइक
कनाडा में फाइन्स और पेनल्टीज भी रिवाइज की गई हैं, पहले नहीं थी, अब है कि एक इंपोर्ट रेगुलेशन रिकॉल होती है, प्रोडक्ट की प्रॉब्लम आती है तो उसमें उन्होंने डॉलर वैल्यू रखी हुई है और वो डिपेंड करता है कि क्या एक्सटेंट क्या है प्रॉब्लम का। नेक्स्ट स्लाइड। कनाडा में ये तो एक्चुअली सारी कंट्रीज में यही प्रॉब्लम आ रही है। अगर हम इंडिया से प्रोडक्ट भेजते हैं तो 3 चीज़ों के कारण वायलेशन हो सकती है। वायलेशन मीन्स आपके प्रोडक्ट को स्टॉप करके डिटेन कर सकते हैं। पहला है अनडिक्लेयर्ड एलर्जन। एलर्जन कनाडा, यूएसए, ईयू में बहुत बड़ी चीज़ है। मीन्स कि अगर किसी को पीनट की एलर्जी है तो वो बंदा मर भी सकता है। किसी के सच्ची यहाँ पे हम पीनट खाएंगे, अपनी पॉकेट में खाते फिर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे पीनट का जो उसकी जो प्रोटीन है वो इतनी ज़्यादा ख़राब है कि अगर किसी ने, हमने फूड बनाया, लेट्स से हमारे कोई क्यूमन पाउडर है, क्यूमन पाउडर बनाने वालों बंदों ने यहाँ पे फैक्ट्री में, उनका कोई कंट्रोल नहीं है, दे आर ईटिंग पीनट्स, अपना फूड खा रहे हैं, बीच में मंचिंग कर रहे हैं, बीच में पैक कर रहे हैं, तो वो जो डस्ट लगेगी ना पीनट की, किसी वहाँ पे किसी को जो सीवियर एलर्जी है तो वो उनको बहुत बड़ा एनाफिलैक्सिस शॉक होता है। तो CFIA और यूरोप और FDA ने, USA ने 8 और 11 टोटल एलर्जेंस हैं जिनको उन्होंने बोला कि अगर ये आपके प्रोडक्ट में पाए गए, और उसको लेबल पे नहीं लिखा, लाइक आपके लेबल पे लिखा होना चाहिए कि दिस प्रोडक्ट इज पैक्ड वेयर पीनट में बी प्रेजेंट, तो फिर ठीक है। अगर मैंने लिखा कि इसमें पीनट है नहीं, सिर्फ क्यूमिन पाउडर है, और क्यूमिन पाउडर के साथ किसी को एलर्जी हो गई, वो बहुत बड़ी वायलेशन है, क्लास 1। उसमें क्या होता है कि क्विकली प्रोडक्ट सारा वो टीवी पे प्रसारित होता है कि इस कंपनी का ये प्रोडक्ट ये हो गया, बिकॉज क्लास 1 इज बिग थिंग। सो अनडिक्लेयर्ड इसको बोलते हैं, डिक्लेयर नहीं किया आपने लेबल पे। सो अनडिक्लेयर्ड एलर्जन इज अ बिगर प्रॉब्लम। सेकंड वन इज पैथोजन। जो डिजीज, पैथोजन होता है जो बैक्टीरिया जो बीमारी पैदा करता है, जल्दी से किसी को कोई वॉमिटिंग, डायरिया, किडनी फेलियर, डायलिसिस तक चले जाते हैं लोग, मर जाते हैं, जो जिनकी इम्यून सिस्टम खराब होता है। अब यूएसए, कनाडा और यूरोप में कुछ एक लोग होते हैं जिसको बोलते हैं हाई रिस्क पॉपुलेशन। हाई रिस्क होती है कि या तो वो बूढ़े हैं, जिनकी कोई मेडिकली थोड़ी वीक हैं, चल रहे हैं, उनको डायलिसिस हो रहा है, वो हाई रिस्क पॉपुलेशन है। या जो छोटा बच्चा है 6 साल से छोटा, वो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, जिसको कुछ खिला दिया जाए तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। या प्रेग्नेंट वुमेन हाई रिस्क पॉपुलेशन में आती है। और ओल्डर देन जो बहुत सारे जिनका ऑलरेडी बॉडी में पहले से ही कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है, कीमो चल रही है, वो हाई रिस्क पॉपुलेशन। तो पैथोजन जो डिजीज होती है ना बैक्टीरिया वाली, वो उनको ज़्यादा जल्दी अटैक करती है। तीसरा है फॉरेन मटेरियल, एक्सट्रीमस मैटर। फॉरेन मटेरियल में लोग वहाँ पे ऐसी कंप्लेंट्स करते हैं कि वहाँ पे मेडिकल, अमेरिका में मेडिकल फ्री नहीं है, तो वहाँ पे वो ऐसे कंप्लेंट करते हैं कि जो उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट वो कंपनी वाला करवाए। जैसे किसी ने सॉसेज बाय की, जो सॉसेज में आप बोल रही हो कि उसमें एक्सपेक्टेड होता है कि बोन हो। समबडी सेड कि मैंने ना सॉसेज खाई, उसमें से हड्डी मेरी दांत में चली गई। अब उसने एक डॉक्टर का नोट दिया कि मुझे रूट कनाल करवानी है, तो उसका वहाँ पे 500 से 1000 से 2000 तक लगता है। तो अब वो कहता है कि देखो रूट कनाल भी होनी है, ये सॉसेज भी तेरी बाई की थी, अब तू इसके पे कर। तो ये बहुत चलता है वहाँ पे। कोई पत्थर आ गया मुंह में, तो मैंने एज एन इंडियन ये देखा है कि वहाँ पे लोग बस ढूंढते हैं कि बस मिल जाए, लॉसू करना है किसी को तो कर दे बस। लाइक मैं वॉलमार्ट में काम करती थी, वहाँ पे हमारा एक डिपार्टमेंट होता है, क्लेम्स डिपार्टमेंट। वहाँ पे आते हैं, जैसे एक बंदे ने कहा कि मैंने छोटा सा एक हीटर खरीदा है वॉलमार्ट से, घर लेके गया, उसमें से कॉकरोच निकले। तो अब मैंने बोला तो क्या फेंक दे उसको? वो बोला नहीं, पेस्ट कंट्रोल कंपनी भेजो, सारे घर को फ्यूमिगेशन करवानी है, $2000 का खर्चा है, और मेक श्योर कि 2 महीने बाद रीट्रीटमेंट करवानी, मेरा कॉकरोच वापस ना आ जाए। अब जो वॉलमार्ट जैसे बड़ी कंपनी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहते ठीक है भेज दो। तो बाद में पता चला कि सारी बिल्डिंग में उनके कॉकरोचेस यहाँ पे रहते हैं। लेकिन वो एक रेडियो व्हाटएवर माइक्रोवेव लेके कंपनी से पूछ रहा है, वो फ्री से करवा रहे हैं सारे। काफी स्मार्ट है लोग वहाँ पे। यहाँ पे हम कितनी बार अपनी दुकानों में जाते हैं कि ये प्रोडक्ट गंदा है, हम ऐसे फेंक देते हैं, जाते नहीं, काफी फॉरगिविंग है।
नेक्स्ट सो इसमें देखो ये जो बड़े वाला येलो बार है ना वो एलर्जेंस की है। एलर्जन जिसको मैं बोला ना कि अनडिक्लेयर्ड एलर्जन की जो वायलेशन हुई होगी और रिपोर्टेड है सबसे ज्यादा उसी की वायलेशन आती है कनाडा में। दूसरी है बायोलॉजिकल हैजर्ड जिसमें बैक्टीरिया का, दूसरी बार बड़ी वाली वो बैक्टीरिया की है। तीसरी है फॉरेन मटेरियल की। जो पहले वाली है वो है 42%, 47%, दूसरी है 34%, जो तीसरी बार है 10%। द फोर्थ वन इज क्वालिटी और स्पॉइलेज और फिफ्थ वन केमिकल। आपको ये बताने का रीजन ये है कि अगर आपका प्रोडक्ट इसी किसी कैटेगरी में आ जाता है तो वो बहुत जल्दी उनको डिटेन कर देंगे। We have to try to avoid these type of problems. Next slide. अब बात करते हैं यूरोप की। यूरोप में जनरल फूड लॉ प्रिंसिपल्स एक बहुत सिंपल सा फूड लॉ है जिसमें थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन ऑफ फूड सेफ्टी है। उसमें भी उन्होंने एनिमल फूड और अदर प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज किया है और रिक्वायरमेंट्स उनकी ये है कि लेबलिंग कंटामिनेंट्स एंड एडिटिव्स। सो अगर आप मेरी पिछली वाली स्लाइड को देखो जिसमें मैंने हैजार्ड एनालिसिस बताए थे 3। सर नेक्स्ट दैट्स ओके, नेक्स्ट वी कैन गो। सो उसमें क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ ईयू, कनाडा एंड यूएस इज सेम। वो भी चाहते हैं कि कोई फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल हैजर्ड ना आए। वो भी चाहते हैं कि आपका लेबल में सब कुछ लिखा हो कि क्या क्या इसमें है, क्या क्या नहीं है। कई बार लिखते हैं मे कंटेन दिस और नॉट मेड विद रियल क्रीम, समथिंग लाइक दैट। एक और बात लेबलिंग में यूरोप में कहते हैं कि क्लीन लेबल हो। जैसे मैंने पहले बोला था, अगर आपका कोई इंग्रेडिएंट ऐसा है जो हम पढ़ ही नहीं सकते, हमारे घरों में मिलता ही नहीं, लाइक वो सॉल्ट, पेपर, विनेगर, सिट्रिक एसिड, लाइम जूस, पेपरिका, ऐसा नहीं हम अंडरस्टैंड करते तो वो दे डोंट वांट इट। यूरोप में नॉन जीएमओ का ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने वो कोई इंग्रेडिएंट लिया है जैसे जिसका कोई जेनेटिकली कोई पीछे से कोई उसका कोई मॉडिफिकेशन ना हुआ हो, वो ज़मीन से आया सीधा आपके प्रोडक्ट में। कंटेमिनेंट्स में आता है फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स और उसमें कलर्स भी आते हैं। यूरोप में कलर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एक उनका नंबर होता है। अगर आप यूरोपियन रेगुलेशन देखो, यहाँ पे इंडिया के लेबल्स पे भी होता है ई नंबर्स, वो यूनिवर्सल नंबर है। यूरोप में वो कहते हैं कि हो अगर है तो उसका नंबर लिखो, राइट। टेट्राजीन का क्या नंबर है, डिफरेंट होगा। रेड 40 का क्या नंबर है, 3 डिजिट का नंबर होता है। लेकिन उसमें भी वो कहते हैं कि इस परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका फार्मूला कह रहा है कि ये 2%, ये 5% है, तो रेगुलेशन कह रही है 2% है, तो आप वायलेशन में हो। सो आपको जो फॉर्मुलेट करना है ना यूरोप के लिए, वो थोड़ा सा ट्रिकी है। बाकी देखो, अगर एक फैक्ट्री है, वो आप यूएस भेजना चाहते हो, कनाडा भेजना चाहते हो, यूरोप भेजना चाहते हो, सब कुछ सेम चलेगा। लेकिन जब फार्मूले की बात आई ना, जैसे मैंने बताया था टोमेटो केचप हाइंस का, और जो यूएसए में बिक रहा है हाइंस ही कंपनी है जो यूरोप में बेच रही है, दोनों के इंग्रेडिएंट्स में बहुत फर्क है। तो हम ये नहीं कर सकते कि एक ही बड़े से कंटेनर में से यूएसए का पैक कर दिया और यूरोप का कर दिया। दैट्स नॉट गोना वर्क हियर। ये काफ़ी ट्रिकी है। यूरोप में बिजनेस करना थोड़ा सा हार्ड है बिकॉज आपके इंग्रेडिएंट्स एक्सपेंसिव होने वाले हैं। इसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट वो रखते हैं, जिसमें वो फूड सेफ्टी और फूड हाइजीन। Importers must ensure कि food safe with the general principles of food law. Basically same thing, physical, chemical, biological hazard. एक वो हाइजीन की बात करते हैं, जिसका मतलब है कि एक वो हेल्थ चेक करते हैं। वो प्रोडक्ट का एक तो होगा, अगर प्रोडक्ट में मुझे पत्थर मिला, उसको बोलते हैं कि इसमें एक्सट्रीनस मैटर आ गया। एक है कि मेरे प्रोडक्ट में गंदा है, उसमें डस्ट है, किसी तरह उसको डेफिनेशन नहीं होती। यूरोप में एक वर्ड होता है फिल्थ, FILTH। उसका कोई डेफिनेशन ऐसा है कि वो है कि ये प्रोडक्ट है तो पानी है लेकिन गंदा है। लाइक उसकी डेफिनेशन हमें तभी मिलेगी जब इसमें सूटेबली क्लीन एनवायरनमेंट में नहीं बना। ये किसी गंदे कंटेनर से जिसमें डर्ट है, प्रॉपर्ली क्लीन नहीं हुआ, स्लाइम बिल्ड हुआ होगा, उसके बाद बना होगा। तो फूड हाइजीन इज अ बिग वन। अब मैं यूरोप की बात कर रही हूँ, साथ ही में यूके की भी कर लेते हैं। यूके इनसे अलग हो गया, लेकिन ये जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूड लॉ है ना, वो सेम ही चल रहा है। अच्छी बात यह है कि फूड में हमें कोई भी चेंज नहीं मिली। अगर आपने यूके में भी सप्लाई करना है
we will use the EU regulation. EU में एक सबसे बड़ी और बात आ रही है फूड सेफ्टी कल्चर की। ये सबसे पहले इन्होंने ही किया था। कल्चर का मतलब है कि हाँ एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो कि तुम लोग सोचे बिना ही सेफ्टी करो। लेट्स से कि अगर हम अपने बच्चे को बाहर प्लेग्राउंड लेके जाते हैं तो हमें कोई डिग्री करने की जरूरत नहीं है देखने के लिए कि मेरा बच्चा प्लेग्राउंड में गिर ना जाए, बड़ी स्लाइड में ना जाए, छोटी में दांत टूट जाएगा। सो वो होता है कल्चरली हम विदाउट थिंकिंग हमारे माइंडसेट में एक फीड हुआ है कि ये करना है। तो अब यूरोप ये कह रहा है कि अपने वर्कर्स को फूड सेफ्टी कल्चर की ट्रेनिंग दो, कि वो सोचे ना कि क्यों करना है। ये ना सोचे कि मेरा बॉस देख रहा है तभी करना है, टेम्परेचर चेक करना है, हैंड वॉश करना है, मेरे बाल हेयर नेट से बाहर आए पड़े हैं। लाइक इट शुड बी मोर लाइक इन द माइंडसेट, इन द बिहेवियर। तो ये जो सॉफ्ट स्किल है ना, सबसे बड़ा काम हमारा एज अ कंसल्टेंट ये कि इसकी हम कोई ट्रेनिंग नहीं दे सकते, ये तो रोज करना पड़ेगा फ्लोर पे। प्रेसिडेंट्स करवाएंगे, द ओनर्स करवाएंगे, जो खुद करेंगे। जैसे प्रेसिडेंट गया, अगर उसने हाथ नहीं धोए तो बाकी लोग क्या धोएंगे व्हेन यू गो इनसाइड। सो फूड सेफ्टी रेगुलेशन में जो कल्चर है ना वो यूएसए में भी है और कनाडा में भी है, और ये सारी रेगुलेशंस अब कल्चर की इसी में चल रही हैं। ओके, सो सर कैन वी डू स्लाइड नंबर 39। सो ये सारी दिस प्रेजेंटेशन विल बी शेयर्ड विद यू, सभी को मिलेगी। इसमें सारी वो जो बातें मैं कर चुकी हूँ वही रिपीटेड है थोड़ा सा डिटेल में, बिकॉज मैं जब हिंदी में बोलती लगता है जल्दी जा रहा है। तो अब एक प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं VQIP, वॉलंटरी क्वालिफाइड इंपोर्टर प्रोग्राम। वो कहते हैं कि आपको इंपोर्टर को क्वालिफाई कर देते हैं तो आपको एक्सप्रेस एंट्री मिलती है। तो उसमें ये प्रोग्राम मैं इसलिए आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब FDA, दिस इज फॉर अमेरिका ओनली। सो अमेरिका में क्या है कि एक कंटेनर को आते आते कितने महीने लगते हैं, कितने महीने में 2-3 महीने, उसके बाद उसका 30 दिन उसके इंस्पेक्शन पे लगते हैं, और फिर उसके बाद अगर प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ जाए तो 10 दिन और लगते हैं रिपोर्ट आते हुए, फिर वो सैंपल करते हैं, फिर काफी टाइम लग जाता है। तो ये एक्सप्रेस एंट्री है VQIP प्रोग्राम। इसमें अगर तो आप क्वालिफाई करते हो, रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन ये है कि आपका कोई 3 साल तक कोई वायलेशन नहीं होनी चाहिए, और फिर आपको एक प्रोग्राम मिलता है जिसमें हम हेल्प करते हैं कि इनको हमने एक्सप्रेस एंट्री में डालना है। इनका एक बाइंडर बनेगा जिसमें इसके फूड सेफ्टी प्लान देना है। तो इंस्टेड ऑफ 23 दिन का जो काम है वो 8 घंटों में क्लियर हो जाता है। जो बॉर्डर में से जो क्लियरेंस होती है ना, बहुत जल्दी हो जाता है। उसके लिए ये प्रोग्राम है, और इसका हमें नेक्स्ट स्लाइड सर। इसके लिए कुछ एक रिक्वायरमेंट्स है जो हम पूरी करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, उनकी हेल्प करते हैं। उसके साथ इसकी कोई एनुअल फीस भी है, जो फीस FDA को जाती है। और नेक्स्ट स्लाइड। तो उसकी रिक्वायरमेंट मैंने बोला कि उसमें कोई वायलेशन नहीं होनी चाहिए, कोई एक्शन नहीं, पहले कोई पेनल्टी नहीं होनी चाहिए FDA की, तो फिर ही हम क्वालिफाई करते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में ये फायदा है कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपका प्रोग्राम अच्छा, आपकी हिस्ट्री क्लीन है, तो क्यों हम 30 दिन वाला काम 8 घंटे में क्यों ना करवाएं और जल्दी से प्रोडक्ट कस्टमर्स के हाथ में जाए। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये नेक्स्ट स्लाइड। सो FDA में ये सारे पोर्टल की इंफॉर्मेशन है वो, जिसमें लिखा है कि अगर आप लोग चाहते हो कि आपको आपने ये प्रोग्राम लेना है तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि नताशा और मनीष इंडिया में बैठ के हमारे क्लाइंट्स को हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये भी सारी सेम इंफॉर्मेशन है VQIP। इसकी फीस है 9,999 एनुअल फीस, जिसमें आपका जो कंडीशन ये है कि एक्चुअली यू विल सेव लॉट ऑफ मनी विद दिस। ये फीस गवर्नमेंट को जाती है, लेकिन आपका जो बाकी जो वेस्ट खत्म हो जाता है, कोई आपका टेस्ट नहीं करेगा प्रोडक्ट, आपको ये नहीं डर रहेगा कि FDA आके बिना कुछ इंस्पेक्शन करवा ले। इट विल गो क्विकली। लेकिन मेक श्योर अपने किसी पड़ोसी का प्रोडक्ट ना रखना इस कंटेनर में कि चल तू भी डाल दे, हम सारे जा रहे हैं VQIP में। तो या सर, दिस इज ऑल। कैन यू जस्ट मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ये मेरी लास्ट स्लाइड है। इसमें लिखा है कि हमारी कंपनी का नाम है टैग द HSN ग्रुप। हम FDA VQIP प्रोग्राम कर सकते हैं, हम आपको रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं,
किसी भी वहाँ पे लोकल कस्टमर, जैसे आपका हम बिजनेस ढूंढने में हेल्प नहीं कर सकते, वो हमारा काम नहीं है। लेकिन लेट्स से आपके पास कॉस्को है, क्रोगर है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, जो आप होल फूड्स है, तो हम आपको बताएंगे उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो यू कैन टेक दैट फ्रॉम देयर। ट्रेनिंग करते हैं हम यहाँ पे इंडिया में, ट्रेनिंग सेशंस करते हैं पीसी रूल्स की, जो एफडीए के रूल्स की, और एनीथिंग दैट न्यू इज कमिंग, सो पब्लिक सेमिनार्स लाइक दिस वन वी आर डूइंग। एंड या सो दिस इज, हम क्या करने वाले हैं, हम अक्टूबर में एक ना 2.5 दिन का एक कोर्स है जो एफडीए का ही ट्रेनिंग है, जिसमें एफडीए का सर्टिफिकेट मिलता है, मैं उसकी क्वालिफाइड ट्रेनर हूँ। तो ये इसको बोलते हैं पीसीक्यूआई, बोलते हैं प्रिवेंटिव कंट्रोल क्वालिफाइड इंडिविजुअल। ये हम करने वाले हैं, तो वो हम परिसर से उनको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। इफ एनीबडी इंटरेस्टेड, वी आर हैप्पी टू एनरोल यू फॉर दैट। दैट्स ऑल, थैंक यू। Thank you very much. I'm very sorry because some program that has been delayed by 10-15 minutes rather, and that's the reason we have to conclude No. a bit earlier. But I assure that your presentation will send to all the people, all the members of this group. We'll quickly take the question answer, and after that, for the all the attendees, we have a high tea on a first floor. So please don't miss that. Thank you once again, Ranjit, for your very interactive session. We'll take only 5 questions, one by one. So whosoever is having any kind of questions, please let us know, one by one. So I am having one question. Okay. We are asking about that food fraud. What exactly that is also? Yeah, so food fraud is when कोई मिलावट, जो मिलावट होती है उसको फूड फ्रॉड कहते हैं उधर। जैसे ब्लैक पेपर में काला पाउडर मिल गया, जहाँ नकली सैफरन जाता है, इसमें थ्रेड्स ऑफ सम कलर्ड थ्रेड्स आर मिक्स्ड विद असली सैफरन के साथ, तो जब वो पानी में डालो तो यू कैन टेल कौन सा क्या है। सो जो इकोनॉमिकली मोटिवेटेड एडिशन ऑफ एनीथिंग इन द प्रोडक्ट दैट कैन लीड इनटू, पहले तो आपने वो जो आपने पे किया उसकी पूरी वैल्यू नहीं मिल रही, ये क्रिमिनल ऑफेंस है उधर। यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे हम कितनी मिलावट खा सकते हैं, लेकिन उधर ये कि अगर मिल गया ना मिल्क में या मिल्क में या चीज़ में या इवन ड्राई इंग्रेडिएंट्स में बहुत होता है, पेपरिका पाउडर में बहुत होता है, तो उससे क्या होगा कि इफ इट्स प्रूवन इट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस अगेंस्ट द कंपनी। और ये हो बहुत रहा है, पाम ऑयल में हो रहा है। ऑलिव ऑयल कितने % ऑलिव ऑयल ही नहीं है जो बाहर से आ रहा है, एक्स्ट्रा वर्जिन नहीं है। तो दीज आर द थिंग्स विच इज़ अ फूड फ्रॉड। ये पूरे का पूरा फोकस चल रहा है अब तो उधर, हमें मेक श्योर करना कि हमारा प्रोडक्ट फूड फ्रॉड में अंडर कैटेगरी में ना आए। दूसरा ये जो VQIP जो है, तो उसके लिए अगर if someone would like to qualify for that, is it required that he has to have first of all FBA that, or he might have any kind of experience earlier to sell the stocks to the country? Yes, so उनकी हिस्ट्री होनी चाहिए। पहली बात ये कि पिछले 3 सालों में कोई भी पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स कि उनका पिछले 3 सालों में FDA का रिकॉर्ड होना चाहिए, नए को नहीं देंगे वो। या you have mentioned about high risk population in USA, तो उसके लिए कुछ उन्होंने restrictions वहाँ पे दिए हुए हैं कि क्या क्या restrictions हैं अगर high risk population consume करने वाली है? सर वो यही तो हमारा फूड सेफ्टी प्लान जो हम लिखते हैं ना इधर बनाने के लिए, उसमें एक ना लाइन आती है इंटेंडेड पॉपुलेशन, इंटेंडेड यूज की, तो वो हमें बताना पड़ेगा कि कौन खा सकता है इसको, कौन नहीं खा सकता। तो उसमें अगर कहेंगे नॉट सुटेबल फॉर पीपल हु आर एलर्जिक टू पीनट्स, उससे क्या होगा, हमने क्लियर कर दिया कि भाई मेरा प्रोडक्ट मत खाना अगर तुम्हें पीनट की एलर्जी है तो इंटेंडेड यूज का एक क्लॉज आता है, वो ऐड करना होता है जिससे हम लायबिलिटी से बच सकते हैं। That on label or in SOPs? इन द हैजर्ड प्रोग्राम अपनी फैक्ट्री में, जैसे FDA आपके पीछे पड़ गया कि ये कैसे हो गया, तो उन्हें बोला कि ये हमने तो खा ही नहीं था, ये बंदा ये कैटेगरी खा ही नहीं सकती ये प्रोडक्ट बिकॉज यू आर एलर्जिक टू समथिंग। या इट्स अ label is a best practice, but it should be in the food safety plan. One more question. You have mentioned about VQIP. That is for which duration it is given?
the time period for which it is given? It is given a yearly Yearly basis. एनुअली होता है। उसमें एक ना SGS कोई भी कंपनी आती है NSF, वो एक ऑडिट करती है आपको वो ऑडिट भी करवाना होता है, जिसकी रिपोर्ट सीधी FDA को जाती है, उसके पोर्टल में जाती है। ये उनके लिए सुटेबल जिनके काफ़ी कंटेनर जा रहे हैं और थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड होता है कि सैंपल नहीं करेंगे वो, बिकॉज आपका ग्रीन लाइट से जा रहा है, फास्ट जा रहा है। अगर सैंपल होगा तो आपको वो जल्दी आपका टेस्ट भी प्रायोरिटी बेसिस पे होता है, लेकिन होता नहीं है ज़्यादा। सक्सेसफुल ये है कि इनका टाइम बहुत बच जाता है और जो डर नहीं रहता कि अरे आज पता नहीं मेरा सेलेक्ट ना हो जाए प्रोडक्ट वहाँ पे। And one last question, whether your firm is also helping in labeling as well? Yeah. Labeling For related the to yeah, this we are having team members for the USA, Canada and Europe. यूरोप में हमारे UK में लड़की है जो हमारी टीम की है, और कनाडा USA में हमारे जो ex FDA इंस्पेक्टर्स हैं और ex CFI इंस्पेक्टर्स हैं, बहुत ट्रेंड है। हम लेबल्स में भी हेल्प करते हैं। Thank you, ma'am. थैंक यू। So we conclude Yeah. with a note of thanks, Madam Ranjit, Natasha, and all of you to make this program success. Thank you very much. And even if anybody wants to take her contact or some details later on in that, you can please collect it here, and then please join us at first floor for the breakfast. Thank you. Thank you very much. Yeah, we have business cards here. If you want it, you can take it.